बल्कि 14 शायद कुछ बचा था या नहीं। सर कंप्लीट हो गया। हो गया तो सर हो 14 गया तो हो था। गया। चलो ठीक है, देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 है बेटा। चैप्टर का नाम उपकल्पनीय अध्याय। जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर है जहाँ पर मेनली चिकित्सा की बात होती है। देखते हैं अभी। तो रेफरेंस दे रहे हैं कि आतुरालय का उल्लेख कहाँ पर आया। आतुरालय यानी जहाँ पेशेंट रहता है, आईपीडी वो जगह। तो चरक सूत्र 15 के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। इसी तरह कुमारागार यानी जहाँ बच्चा रहेगा, और सूतिका गार जहाँ सूतिका रहेगी। तो सूतिका टर्म होती है प्रेगनेंसी के 45 दिन बाद तक का जो समय होता है, 1.5 माह का समय लगभग, उसको सूतिका काल बोला जाता है। तो ये भी याद रखना। तो कुमार और सूतिका यानी उसकी माता, वो दोनों एक जगह रहेंगे। तो कहाँ पर रेफरेंस है, चरक शारीर आर्ट के अंदर। तो ये भी याद रखो। तो चरक शारीर आर्ट, कुमारागार, सूतिकागार, आतुरालय सूत्र 15, और भेषजागार जहाँ भेषज रखी जाती है तैयार की हुई, इसका उल्लेख कल्प एक के अंदर है। प्लस यहाँ लिखा है निवात प्रवात एक देशम। इन सब के लिए आया है कि ये जगहें कैसी बनानी चाहिए, जहाँ डायरेक्ट एयर ना जाती हो। ठीक है। और फिक्स प्लेस बनाना है, चेंज नहीं करना बार बार। नेक्स्ट देखेंगे, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धि रिष्टा। कि सभी कामों की सिद्धि डिपेंड करती है किसके ऊपर, सम्यक प्रयोग, ठीक से यूज किया है नहीं किया उसको। और अगर ठीक से नहीं प्रयोग किया तो व्यापद होंगे। व्यापद असम्यक प्रयोग निमित्ता। देखते चलते हैं, कुछ नया मुझे ऐड कराने का लगेगा इस चैप्टर में तो मैं करा दूंगा आपको, उसको लिख लेना आप। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आता है वमन कर्म। किसको कराना है, कब कराना है। सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, व्यक्ति सुखपूर्वक सोकर उठा हो, उसका खाया हुआ आहार जो है रात्रि का वो जीर्ण हो चुका हो। स्नातम अनुलिप्त गात्रम, स्नान कर लिया हो, शरीर पर हमने लेप लगा लिया हो। ठीक है। तो मान लो इन फ्यूचर कभी इस तरह के सवाल आने लगे, जैसे आजकल सवाल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से बनाए जाए नए सवाल। तो अब जैसे यहाँ से कोई पूछ सकता है चाहे तो, कि वमन स्नान वमन कर्म के बाद करना है या वमन के पहले करना है, इस तरह की बात मतलब। तो स्नान करने के बाद, है ना, गात्र का अनुलेपन करने के बाद फिर उसके बाद वमन कर्म कराने की बात है, तो ये भी याद रखना। तो स्नान वमन से पहले की बात है, स्नान कराने के लिए। मधु, मधुक, सैंधव, फाणित, ये सारे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग करना है वमन कराने में। तो इसमें मधु भी है, मधुक देख पा रहे हो, सैंधव है, फाणित है, और मदन फल कषाय यानी मदन फल का क्वाथ देना है। अब इसमें एक बात देख लेना, कि देखो वमन जब कराते हैं जैसे, तो आप देखते हो कि गर्म पानी भी यूज कर लेते हैं, उष्ण जल यूज कर लेते हैं, है ना। तो मधु का प्रयोग लेकिन यहाँ पर आया है। तो इसमें कई बार एक डाउट क्रिएट होता है कि भाई मधु का प्रयोग तो मना है उष्ण वस्तुओं के साथ। जिन्होंने पढ़ा है सुश्रुत शारीर, माफ करें, सुश्रुत सूत्र स्थान, वो लोग जानते हैं कि उष्ण जल के साथ मधु नहीं लिया जाता। इसके अलावा एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि मधु, फिर जल, और तीसरा घृत, इनके आपस में जो कॉम्बिनेशन है किसी भी तरीके से, वो भी मना किए गए हैं। ठीक है ना। सब मान विरुद्ध के उदाहरण में आते हैं वहाँ, सुश्रुत सूत्र के अंदर बताया हुआ है कि ये मान विरुद्ध है, इनको नहीं लिया जाता साथ में। तो ये सवाल आता है कि भाई मधु का प्रयोग यहाँ तो करा रहे हैं उष्ण जल के साथ, तो उसका जवाब क्या है, कि यहाँ जो मधु के साथ उष्ण जल दे रहे हैं वो रुकेगा नहीं। आप वॉमिट करा दोगे उसको, वो डाइजेस्ट होकर बॉडी में नहीं जाएगा, तो जो नुकसान करना है वो करेगा नहीं, उसको आप तुरंत ही निकाल दोगे। क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो मधु, मधुक, सैंधव, फाणित और मदन फल कषाय यूज कर रहा है वमन कराने के लिए। यही लिख रहे हैं कि मदन फल पिपली की मात्रा जो चरक कल्प एक में बताई गई है, वो मात्रा है अंतर नख मुष्टि प्रमाण। है ना, नख को अंदर की तरफ करके मुष्टि बनाई, उसमें जो मात्रा आती है उतनी मात्रा। अब याद रखना, मदन फल पिपली की मात्रा वहां बताई है। तो पिपली की मात्रा पूछे तो अंतर नख मुष्टि प्रमाण, लेकिन अगर पूछे कषाय की मात्रा क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर देखो श्लोक आया है, मदन फल कषाय की मात्रा प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि भवन्ति। तो प्रत्येक पुरुष के लिए मात्रा डिफरेंट होगी, और ये चीज हम सूत्र एक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि जो प्रत्येक पुरुष को देखकर अलग अलग चिकित्सा करता है वही चिकित्सकों में श्रेष्ठ है, इस तरह की बात। ठीक है ना। तो वो भी याद रखना। तो मदन फल कैसा है, प्रत्येक पुरुष की अलग मात्रा है, कोई फिक्स नहीं है। बाकी मदन फल पिपली की मात्रा अंतरनक पुष्टि प्रमाण में। अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि मदन फल कषाय की मात्रा जैसे यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग, कभी ऐसा भी दे सकता है ना, जिन्होंने पढ़ा है अगेन भैंसेज वो रिलेट कर पाएंगे। तो कई बार हो सकता है ये ना दे आपको ऑप्शन के अंदर रख के, मान लो। ठीक है, अब वो चार ऑप्शन बना दे, ना अंतरनक मुष्टि प्रमाण दिखाई दे आपको, ना ये दिखाई दे प्रति पुरुषम अपेक्षित अव्यानी, और मान लो एक नई मात्रा रख दे, और रख दे 8 तोला। तो हो सकता है, नहीं हो सकता है आंसर कहीं से।
हम्म। कैसे होगा 8 तोला आंसर? बोलो भाई। क्वात की मात्रा कितनी होती है? किसी को नहीं पता? भैसे से तो पढ़े हुए हो सब। 8 तोला, 8 तोला सर, सर, 8। 8 तोला मात्रा होती है क्वात की, है ना? तो उस तरह देखोगे तो 8 तोला भी मात्रा हो सकती है, तो ऑप्शन पे ध्यान देना है। यहाँ कुछ सही गलत वाली बात नहीं होती है, होता है इन सब में बेहतर कौन सा ऑप्शन है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस पे भी ध्यान कर लेना। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आंसर लगवा लेते हैं लोग। आगे देखिए। नेक्स्ट दिया है कि वमन द्रव्य पिलाने के बाद एकदम से तो वमन होगा नहीं। ये चीज हमें पढ़ने को मिलती है कि विरेचन द्रव्य जो होते हैं और वाजीकरण द्रव्य स्पेशली, ये दोनों प्रभाव से तुरंत ही अपना काम करते हैं। आप किसी को विरेचन पिलाओ कि जमाल खोटा दिया, है ना, तो वो तुरंत ही उसके चल विरेचन का काम करा दिया उसने। या इसी तरह वाजीकरण द्रव्य होते हैं, तो वो भी तुरंत ही काम करते हैं। लेकिन वमन द्रव्य जो होते हैं टाइम लगाते हैं थोड़ा। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपने पिला दिया वमन द्रव्य, अब व्यक्ति के शरीर में कुछ बदलाव होंगे, उनको देख के आपको पता लगाना है कि अभी हो क्या रहा है। तो कह रहे हैं व्यक्ति को स्वेद आने लगे, है ना, स्वेटिंग होने लगी उसको। तो मतलब उसके दोष जो है वो प्रविलियन, यानी पिघलने लगे हैं दोष। ठीक है। फिर उसको लोमहर्ष होने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे उसके। तो मतलब दोष अपने स्थानों से चलना शुरू हो गए हैं। फिर कुक्षी में आधमान होने लगा, तो दोष कुक्षी के अंदर आ गए, इसका मतलब ये है। ठीक है। फिर हृदयास हो रहा है, आस्य श्रवण हो रहा है, मतलब नौजिया हो रहा है और सलाइवेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो दोष जो है ऊर्ध्वमुखी हो गए, मतलब बिल्कुल तैयारी है, अब वमन हो जाएगा, ऊपर की ओर चल रही। ठीक। नहीं समझ आ रहा तो एक बात समझ लोगे। देखो ऐसा होता है कि हमारे शरीर में अगर दोष है, तो पहले तो हमें डिसाइड करना होता है कि दोष शाखाओं तक चले गए या अभी कोष्ठ के अंदर ही है। ठीक है, शाखाएं मतलब हमारे शरीर की धातुएं जो है, कि वहां तक जाके मिल चुके हैं या फिर अभी कोष्ठ के अंदर ही है दोष। अगर दोष शाखाओं में है तो उनको पहले कोष्ठ के अंदर लाना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो स्टेप हुआ ना यहाँ पे, कि कुक्षी में आधमान, तो इसका मतलब ये होता है कि शाखाओं से निकल के दोष अभी कुक्षी के अंदर आ चुके हैं। पहले आपको लाना तो पड़ेगा ना उसको, एलिमेंट्री कैनाल में कह लो कि जीआईटी सिस्टम में लाना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो भाई, वमन कराओ चाहे विरेचन कराओ। क्लियर? तो ये वही चीज हो रही है कि पहले श्वेत प्रादुर्भाव हो रहा है, तो आप समझ गए कि दोष जो है जहां भी है, कि धातुओं में मान लो पिघलने लगे। अब लोमहर्ष हो गया, कि अच्छा धातुओं में जहां पिघल गए वो अब वहां से चल पड़े हैं कुक्षी की तरफ। ठीक। फिर कुक्षी में आधमान हुआ, तो मतलब दोष अब कुक्षी के अंदर आ गए। अब आप उसको निकाल दो बाहर। तो निकलने की तैयारी वमन से करा रहे हैं क्योंकि। तो हृदयास होगा, अस्य श्रवण होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वमुखी, ये स्टेप आपको याद होने चाहिए। और किस बात का क्या मतलब है ये याद होना चाहिए बिल्कुल। आगे देखते हैं। अब जब देखा कि व्यक्ति को जो है हृदयास हो रहा है, ऐसे श्रवण हो रहा है, वॉमिटिंग होने वाली है ना, वो कभी देखा होगा कार में कई लोग सफर करते हैं, तो पीछे बैठ के कहने लगते हैं अरे लग रहा है वॉमिटिंग हो जाएगी। तो कई बार घर वाले जानते हैं कि इसको होगी पक्का, तो पहले ही विंडो खोल देते हैं, मुंह उसका बाहर निकाल देते हैं। है ना, हाईवे पे अलग दिख जाएंगे दो चार, बाहर निकाले मुंह चले जा रहे होंगे। तो वो तैयारी पहले से कर लेनी है कि इसको वॉमिटिंग होने वाली है। तो उसको जो है अभी क्या करना है, जानू समान ऊंची चौकी पर बैठा देंगे। ठीक है, तैयारी कर ली कि भाई तुम करोगे वॉमिटिंग अब। ललाट प्रतिग्रहे पार्श्वग्रहणेन नाभि प्रपीडने पृष्ठ पृष्ठ उन्मर्दने च। तो उसके माथे को थोड़ा, ललाट को सहारा देंगे, पार्श्व से थोड़ा सहारा देंगे उसको। नाभि पे पीड़न कर रहे हैं। ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि वॉमिटिंग हो जाए और अच्छे से। तो नाभि प्रपीड़न। और पृष्ठ उन्मर्दन च, पृष्ठ पर मर्दन करेंगे, ऊपर की तरफ कहते हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट कराना चाहिए हाथ का, उस तरह से। ठीक। किंचित अवनम्य ग्रीवा ऊर्ध्वम शरीरम उपवेगम अपरिवर्तनाम परिवर्तन सुपरलिखितम केशाभ्याम अंगुलखाभ्याम। ठीक है। तो कहने क्या करें, थोड़ा सा शरीर को झुका के रखना चाहिए वॉमिटिंग करते हुए। अब फिर आगे इसके लिए बताएंगे कि ज्यादा झुक के क्यों नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेट क्यों नहीं बैठना चाहिए, उससे क्या क्या चीजें होती हैं। फिर कहना है फिर भी किसी को वॉमिटिंग ना होती हो, तो सुपरिलिखित नख, यानी जिस व्यक्ति ने अपनी उंगलियां ठीक से काटी हुई हो, चिकित्सक को कह लो, या फिर व्यक्ति खुद से भी कर सकता है, तो उसको मुंह के अंदर डालेगा। है ना, या फिर उत्पल कुमुद सौगंधिक, इनकी नाल जो होती है, यानी फूल जो है ये, इनकी जो नाल होती है वो, तो उसको टच करना है गले में। उससे भी वॉमिटिंग होती है, जैसे कई बार ब्रश करते हुए लोगों को गैग रिफ्लेक्स आ जाता है ना, तो उस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है नाखून कटे हुए हों। आगे देखिए वाग्भट क्या कह रहे हैं, कि ये रूल अगर आपने फॉलो नहीं किया, अगर व्यक्ति ज्यादा उन्नत होकर बैठेगा, उन्नत यानी स्ट्रेट बैठ गया बिल्कुल, मान लो शरीर को झुकाया नहीं थोड़ा सा, तो उसको पृष्ठ में और हृदय में पीड़ा होगी। अगर अवनत बैठेगा ज्यादा, है ना, ज्यादा झुक के बैठ गया, तो सिर में और कोष्ठ में पीड़ा होगी उसको। अगर थोड़ा सा
झुक के बैठेगा साइड की तरफ, लेटरली मतलब उस तरह। तो हृदय में, कोष्ठ में, पार्श्व में और ऊर्ध्व चतुर्गत अंगों में पीड़ा होगी। इसको याद रखने के लिए मेरा तरीका ये है कि कोई ज्यादा उठेगा मतलब सामने आपके, तो आप डांट देते हो उसको, हप कह देते हो, है ना, हप ऐसे डांट देते हैं। तो हा से हृदय, पा से पृष्ठ, ठीक है, उन्नत। तो हप यानी हृदय में पीड़ा, ठीक है, हृदय पृष्ठ में, माफ करें। नेक्स्ट है अवनत, कि कोई ज्यादा झुक कर बैठा हुआ है। तो उसको देखकर अक्सर लोगों को खुशी होती है ना, कोई जब हमारे सामने छोटा बनता है तो हमें अच्छा लगता है कि देखो हमने छोटा बना दिया इसको, तो हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई सीखो, इसकी तरह रहना चाहिए तुमको भी। तो अवनत तो सीखो, ऐसा सीखो। तो सिर और कोष्ठ में पीड़ा, याद करने के लिए। फिर है पार्श्व में होके बैठा थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि भाई पार्श्व में मत हटो, अपना हक पाजा, है ना, ऐसा हटो मत, साइड लाइन मत हो। हक पाजा यानी हा से हृदय, का से कोष्ठ, पा से पार्श्व और जा से जत्रु, इन स्थानों पर पीड़ा। तो पार्श्व से हक पाजा, जिनको नहीं पता लिख सकते हैं, हक पाजा ऐसा। उन्नत में हप, और अवनत में सीखो, ऐसा करके सीखो मतलब। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट, आचार्य चरक के अनुसार वमन के अयोग के लक्षण क्या होता है। वमन अयोग का मतलब है कि वॉमिटिंग कराई आपने और ठीक से हुई नहीं। यहाँ भी एक सवाल आता है इस तरह से, कि मान लो आपसे पूछ लेगा कि किसी व्यक्ति को स्नेहन कराया और 7 दिन हो गए, स्नेहन के लक्षण नहीं आए, तो अब क्या करोगे, बोलो। सर दोबारा से कराएंगे। बार राइस में ठीक है, रिपीट सर। तो डिसकंटिन्यू करके दोबारा से उसको प्लानिंग करके शुरू करेंगे। इसी तरह सवाल आ जाता है कि मान लो किसी को आपने वमन कराया और वमन नहीं हुआ उसको सही से, तो अब क्या करना होगा आपको, बताएगा भाई। सर दोबारा से स्नेहन स्वेदन करा के फिर वमन कराएंगे। मन क्लियर कराऊंगा। है ना। तो मतलब जवाब वही है कि जो कर्म करा रहे थे वो अगर ठीक से नहीं हुआ तो उसको आपको दोबारा से कराना है, कुल मिला के। ठीक, अब जैसे स्मृति ने सवाल वो चीजें जोड़ दी कि भाई पहले स्नेह शोधन कराना है, वो ठीक है ना, लेकिन मतलब कुल मिला के वही है कि जो चीज नहीं हुई ठीक से तो वही दोबारा से करानी है। क्लियर, तो ये याद रखना, किसी के लिए पूछ सकता है, मैं भले बताऊं ना बताऊं आपको। मान लो बस्ती को पूछ ले, विरेचन को पूछ ले, जो भी पूछे, आंसर यही है। आगे चले। तो वमन योग में क्या हो रहा है, अप्रवृत्ति और कुतश्चिच्चा, ऐसा कि प्रवृत्ति हुई ही नहीं, मतलब वमन हुआ ही नहीं, या फिर बहुत कम मात्रा में वमन हुआ। केवलस्य वाप्य औषधस्य, यह सिर्फ औषध आ रही है, ठीक है, विभ्रंश हो गया, दोष होगा, विबंध हो गया, बन गया, आए ही नहीं, वेगा नाम अयोग लक्षणानि भवन्ति, तो ये अयोग के लक्षण है, कोई खास बात नहीं। यहाँ देखिए सिद्धि एक के अंदर बताया है कि जब वमन ठीक से नहीं होता तो क्या लक्षण आते हैं। स्फोट, कोट, कंडु, हिरतखा, अविशुद्धि और गुरु गात्रता। ये स्पेशली याद रखेंगे, खासकर ये स्किन डिसऑर्डर जो दिए हुए हैं, स्फोट, कोट, कंडू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस देखा होगा अभी यूपी में जो लोग हैं, खासकर उनके लिए बता रहा हूँ, कि जो सामुदायिक एमओसीएच वाली जो पोस्ट है वो जल्दी आ जाएंगे, है ना। बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, उसकी प्रोसेसिंग जो चल रही है, वो वैकेंसीज की फिर से एक बार लिस्ट मांगी है, तो कई जगह से गई नहीं थी। तो वो जल्दी से आयोग में नोटिफिकेशन आने वाला है, और होम्योपैथ फार्मासिस्ट का आ चुका है। तो इसके बाद उम्मीद ये है कि आयुर्वेद की जो वैकेंसी है वो लाइन अप हो जाएंगी। तो जिनमें पहले फार्मासिस्ट वाली और उसके जस्ट बाद ये मेडिकल ऑफिसर एमओसीएच वाली जो है ये आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा इधर वैकेंसी सीट यहाँ भी खाली हो गई हैं, जो एमओ आयुष वाली हैं, तो वो भी कुछ खाली है 400 के आसपास। तो उम्मीद है कि उसका भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल काफ़ी बदलाव हुआ है यहाँ यूपी के अंदर, जो आईएएस हैं वो चेंज हुए हैं हमारे विभाग में भी, तो संभावना है कि नया आदमी आके कुछ नया काम करता है, तो हो सकता है कि जल्दी आपको, बहुत जल्दी अभी नोटिस मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई दिखाना होता है ना कि हमने आने के बाद क्या बदलाव किया, हमने क्या चीज़ की। तो वैकेंसी क्रिएट करना तो मस्ट है, वो होंगी होंगी, तय बात है, ठीक है। देखो चलो आगे, तो तैयारी रखना मतलब एमओसीएच वाले की स्पेशली। सुश्रुत बता रहे हैं क्या लक्षण है वमन के अयोग का। तो कफ प्रसेक होना, कोई खास बात नहीं अगेन। नेक्स्ट चलो, सम्यक वमन, काले प्रवृत्ति, न अति महति व्यथाम, यथा क्रमम दोषरणम, स्वयं च स्थानमिति। अच्छा, तो मेन बात क्या है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ना चा महति व्यथा, अधिक कष्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वो, कोई बच्चा देखा हो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला, उनमें क्या होता है, कैसी वॉमिटिंग होती है, कि बड़े आराम से, ऐसा लगेगा आपको बहुत दूर तक उनकी वॉमिटिंग जाती है ना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग।
लिख लो, जो ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज फीचर ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो लिख लोगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, पाइलोरिक एंड पे स्टेनोसिस हो गई है, तो उसका फीचर है बच्चे इसमें जो वॉमिटिंग करते हैं बहुत दूर तक, जैसे इस तरह से समझ लो, ऐसे जाके करना वॉमिटिंग का दूर तक, प्रोजेक्टाइल। तो ऐसा ही होता है जब सम्यक वमन भी होता है ना, तो बड़े आसानी से द्रव्य बिल्कुल तैयार होते हैं, फोर्स के साथ एकदम से निकल जाते हैं बिना कुछ किए। जैसे आप रक्तमोक्षण में भी देखोगे, अगर प्रॉपर स्नेहन स्वेदन कराते हैं, तो आपने वीडियोस देखी होंगी, अक्सर वो फोरहेड पे टैप करते हैं, ब्लड निकालते हैं, तो कैसे दूर तक ब्लड जाके गिरता है ना। तो उस तरह से ही कुछ वॉमिटिंग रियल में होती है, अगर ठीक से पूरा आपने कराया है स्नेहन स्वेदन सब कुछ। और व्यथा नहीं होती बिल्कुल भी, कि जोर नहीं पड़ेगा व्यक्ति पे जबरदस्ती, उसको ये नहीं कि रीचिंग करनी पड़े जबरदस्ती कि हाँ वॉमिटिंग करूं मैं। और अपने आप ही दोष जो है स्थिर भी हो जाते हैं वापस, मतलब सब कुछ हुआ वॉमिटिंग वगैरह, फिर रुक जाती है, और प्रकृति जो है वो संप्रकृति हो जाती है दोबारा से। चक्रपाणी ने क्रम दिया है इसमें, आपको क्रम में क्या याद रखना है वो भी समझ लोगे। जब मैं आपसे वमन की बात कहूं या मैं आपसे विरेचन की बात कहूं, स्पेसिफिक आचार्यों के अनुसार, मैंने कभी देखा नहीं सवाल बनता हो, आपको वमन का क्रम याद रखना है, मेनली कफ दोष के लिए कराते हैं, तो पहले कफ दोष आता है। ठीक। और वात सबसे लास्ट में रहेगा हमेशा, तो लास्ट में वात हो गया, तो बीच में क्या बचा, पित्त। ठीक है ना। ऐसी विरेचन है, विरेचन पित्त दोष के लिए कराते हैं, तो पहले पित्त निकलेगा, वात सबसे एंड में यहाँ भी आ जाएगा, तो बीच में क्या बचता है अभी, कफ। ठीक है। तो आप क्रम याद रखोगे कि वमन में पहले कफ निकलेगा, विरेचन में पहले पित्त निकलेगा। एक बात, दोनों में वात एंड में ही रहने वाला है। सवाल अगला ये आता है कि वमन कब तक कराते हैं और विरेचन कब तक कराते हैं। तो उसका जवाब ये है कि वात को तो आप निकालोगे नहीं, है ना, वात का मेनली संशमन होता है, संशोधन नहीं कराते वात के लिए मेनली। ठीक है। तो वात को नहीं निकाला जाता, सिर्फ जो शुरू के दो दोष हैं वो निकलेंगे, तो वमन कराते हैं हम लोग पित्तांत। ये कफ निकल चुका और पित्त निकलना बंद हो जाए जैसे, तो शब्द लिख सकते हो वमन के आगे, लिख लो पित्तांत। वमन पित्तांत कराते हैं, और विरेचन कराते हैं हम लोग कफांत। ठीक है, तो ये मेन बात है, वमन पित्तांत और विरेचन कफांत कराया जाता है। बाकी बस ये क्रम देखना, इसको मत देखना यहाँ गड़बड़ होड़ लिखा हुआ है, सुश्रुत की वमन की मात्राएं बताई हैं वो सब गलत है, नहीं देखना आपको। यहाँ देखो आगे आप, यहाँ से देखेंगे अभी। वमन द्रव्य, बड़ा माइक ऑफ रखोगे, डर गया मैं छोड़ के भागने वाला था क्लास क्लास से, मुझे लगा क्या हुआ। ठीक है, तो देखो आगे, वमन द्रव्य औषध निकलने के पश्चात देखने चाहिए। ठीक है, वमन द्रव्य औषध निकलने के बाद देखें, और विरेचन द्रव्य 2 से 3 वेग के बाद। ये ध्यान रखना कि वमन द्रव्य देखने का मतलब ये है कि मेजरमेंट लिया जाता है, आगे कल्प स्थान में पढ़ेंगे चल के कितना कितना होते हैं द्रव्य। ठीक है। तो वो जो आपको देखना है कितना वोमिटस आया, तो वो आपको कब देखना है, जो आपने मेडिसिन पिलाई थी वो मेडिसिन निकल चुकी हो, अब उसके बाद जो निकलेंगे द्रव्य उसका वजन किया जाएगा, मतलब ये कहने का। तो वमन द्रव्य औषध निकलने के बाद देखें। ठीक। विरेचन द्रव्य इसी तरह कह रहे हैं कि 2 से 3 वेग जो हो जाए उसके बाद देखना है। ठीक है, 2-3 वेग के बाद, यानी ऐसा कह लो पेशेंट के पेट में 2-3 बार मरोड़ उठ चुकी हो, मतलब उसके बाद फिर कि कितना उसके बाद अमाउंट गया। क्लियर, तो याद रखेंगे। और एक बात और समझ लेना, इन शब्दों को मन से मत कर लिया करो, जैसे यहाँ 2 से 3 लिखा है, जब मैं कई बार सवाल करता हूँ ना तो वो कहता है कुछ 4-5 सर था या 8-10 था, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जब हमारे यहाँ 2-3 कहता है तो वो एक जनरल आपसे ये नहीं कह रहा कि लगभग आप बता दो, वो लगभग उसने कह दिया, वो बात खत्म कर चुका है वो लगभग कह के, अब आप नहीं अपना लगभग लगा दोगे, तो एग्जैक्ट जो लिखा है वो ही बोलना है। कि मैं स्नोही वृक्ष पूछूं कितना पुराना, तो अगर वहां लिखा है ना कि 2 से 3 वर्ष पुराना, अगर तो वो 2 से 3 ही कहोगे अपने आप, ये नहीं कहोगे 8-10। याद रखना, एग्जैक्ट जो फिगर लिखी है वही बोलनी है आपको। आगे चलिए, चरक कह रहे हैं वमन के अतियोग में क्या होता है, तो फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, यानी कि रक्त चंद्रिकाएं आना, इसको बस याद रखो। रक्त चंद्रिकाएं मतलब क्या है इसका, कि फ्रेश ब्लड। ठीक है, आप समझ सकते हो। देखो ब्लड का कलर जब चेंज आता है ना,
तो उसका मतलब हम ये लगाते हैं कि कहीं ना कहीं एसिड के संपर्क में आया है ब्लड, या कुछ और द्रव्यों के संपर्क में आया है। अदरवाइज अगर फ्लैश ब्लड आ रहा है तो ये मान लेते हैं कि आसपास से कहीं से ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं, है ना। जैसे आप वमन किया तो ईसोफेगस मान लो, या कहीं भी, मतलब रास्ते से आसपास से ही वॉमिटिंग हो रही है, मुख से हो सकता है, मतलब ब्लड आ रहा हो, ये मतलब होता है। तो आप वॉमिटिंग के अंदर तो यही छोटा सा ट्रैक बचता है, तो यहीं कहीं से ब्लड आ रहा होगा। एक कंडीशन और पढ़ते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को रिपीटेड अगर हम लोग अवमन कराएं, या मान लो किसी को GERD हो, शायद बताया होगा कुछ लोगों को, तो एक कैंसर हो जाने की संभावना होती है, या कोई कंडीशन है कहूँ अगर मैं, तो कौन सी कंडीशन है? किसी को GERD हो, बार बार उसको वॉमिटिंग। बैरेट इसोफेगस। बैरेट्स बैरेट इसोफेगस। ठीक है इसोफेगस। बेटा, तो लिख लोगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। अ पेशेंट ऑफ GERD। ठीक है, पेशेंट ऑफ GERD, तो ही कैन सफर इन फ्यूचर, ही और शी कैन सफर, किसके साथ? तो बैरिट्स ईसोफेगस एक कंडीशन होती है, बैरिट्स ईसोफेगस, बैरिट्स ईसोफेगस। ठीक है, और एक सवाल कुछ ऐसा भी मैंने एक बार देखा है, आपकी किसी गाइड में है कहीं ये, कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है आगे चल के। तो उसमें कुछ ऐसा था, कोई ऑर्गन था कि रिपीटेटिव इंजरी। बात समझ रहे हो, होता यही है कि जब बार बार इंजरी होती है तो बॉडी सेल्स को ये मैसेज जाता है कि भाई इंजरी हो रही है, तो यहाँ पे हमें हीलिंग करने के लिए ज़्यादा सेल प्रोडक्शन करना है। तो वहाँ सेल डिवीजन ज़्यादा होने लगता है। तो जब कहीं पे रिपीटेटिव इंजरी होती रहती है ना, तो वहाँ कैंसर होने की संभावना होती है। मैं एग्जैक्ट ऑप्शन रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ऐसे ही वहाँ ऑप्शन थे कि जहाँ पे रिपीटेटिव इंजरी हो रही है, तो वो एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है कैंसर के लिए। ठीक है, आगे देखिए। तो चरक ने कहा वमन के अतियोग में रक्त चंद्रिकाएं दिखाई देना। रक्त चंद्रिका यानी फ्रेश ब्लड, उसी को लिखते हैं जीव रक्त भी लिखते हैं उसको करके। ठीक है, इसका मतलब भी वही है। एक शब्द है गति जीवा, चाहो तो ये भी लिख लो, गति जीवा, इसका मतलब क्या होता है? हम्म, इस सर मतलब, बस्ती के ज्यादा चलना। दोस्त में था। हाँ तो क्या मतलब होता है गति जीवा का? फ्रेश ब्लड कलर। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि जैसे कह लो कि स्ट्रेट ना जाना, बस्ती का ना, ये मतलब है वक्र इसका। हो जाना। हाँ, वक्र हो टेढ़। जाना एक तरीके से। ठीक है, चलो। तो रक्तचंद्रिका आ जाना। नेक्स्ट चरक सिद्धि एक में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। तृष्णा, मोह, मूर्छा, अनिल कोप, निद्रा, बल, अतिहानि। ठीक है, निद्रा नहीं आएगी, समझ सकते हो, वमन ज्यादा हो चुका है, कफ सारा निकल चुका है। यहीं पर आपको लिखना चाहिए, लिख लो, लिखो अनिद्रा। उसका कारण कौन सा दोष है पूछा जाता है, कौन सा है? बात दोस्त। बात। वात। और अल्प निद्रा, पित्त। 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 क्लियर, ऐसा ही लिखना, सवाल आ चुका है। अनिद्रा वात की वजह से, और अल्प निद्रा पित्त की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, एक चीज और देखोगे, ये जो श्लोक की लाइन है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, स्वेदन का अतियोग, किसको याद है? थोड़ा बहुत कोई सुना सकेगा? पित्त प्रकोप। मूर्छा। ठीक है दाह। ना, पित्त प्रकोप और ग्लानि मूर्छा। मूर्छ। अच्छा, अच्छी बात है। तो पहचान लोगे ना, देखो ये भी लगभग वैसी लग रही लाइन देखने में, अगर शुरुआत देखोगे तो। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है और ये लाइन रख के दे दे एग्जाम में, है ना, आगे की ना दे, मान लो डैश डैश करके लिख दे कि ये किससे संबंधित श्लोक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हल्का सा नजर डाल लेना इसमें, बाकी जरूर नहीं है। यही लिख रहे हैं कि अष्टांग हृदय सूत्र 18 में वहां भी बताए हुए हैं लक्षण इसके। तो एक तो वही चंद्रिका है, रक्त दिखाई देना, जीव शोणित, निर्गमात, एक ही बात है। आगे देखिए, शब्द काट दो कि यहाँ लिख लोगे संशोधन के उपद्रव, ऐसा लिख लोगे, संशोधन उपद्रव, ऐसा करिए। ठीक है, वमन विरेचन दोनों के लिए बात हुई है वहां पे, कि उनसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो चरक ने नंबर दिए 10, सुश्रुत ने 15, और वाघ भट्ट ने 12। देखो इजी है, वा से वाघ भट्ट, बा से 12, चरक के 10,
और सुश्रुत के 15। तो सबसे इजी वहां से वाग्भट, वहां से 12, बाकी चरक के 10 हैं, सुश्रुत के 15 हैं। ऐसा करके याद रखना। लिख भी रखे हैं कुछ यहाँ पे, चरक वाले देख पा रहे हो। आधमान परिकर्तिका, श्राव होना, हृद गात्र ग्रह, जीवादान। ये जीवादान जो देख रहे हो इसका मतलब ही वही है, शुद्ध रक्त का आना। ठीक है। विभ्रंश, स्तंभ और क्लम देख लेंगे, और रटना जरूरी नहीं है, अच्छे से देख लेना एक बार। उस आधमान परिकर्तिका, परिकर्तिका का मतलब है गुदा में कैंची से काटने के समान पीड़ा होना। इस पे भी सवाल आ चुका है, परिकर्तिका क्या होती है। तो काटने के समान पीड़ा होना। प्रियंका, यस सर। उत्कर्तन परिकर्तन का अभ्यास किन द्रव्यों पर करते हैं? किसने बताया है ये अभ्यास करने को, और कहाँ बताया है? नहीं तो इशिका बता रही है, इशिका है नहीं है आज? इशिका नहीं है, चलो फिर अलाहू। स्मृति बता रही है। हाँ ठीक है, अलाबू एक ऑप्शन। सर ठीक। छेदन करते हैं अलाबू पे, आ, और भी सर द्रव्य थे, अलाबू याद है भी मुझे। छेदन को कहते हैं परिकर्तन उत्कर्तन। ठीक है ना, काटने का अभ्यास होता है। जितनी सब्जियां हैं सब बताया था आपको, रपुश है, सब कुछ उसी में आ जाता है बेटा। जितनी सब्जियां थी सारी वो उसमें ही थी, सब्जियों को काट देते ना। ठीक है, और कहाँ बताया है, किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया आचार्य है। सुश्रुत ने बताया है, योग्य सूत्र। योग्य नौ, नव नवम नवीन अध्याय। चैप्टर। नवोदय। ठीक है चलो। ठीक है प्रियंका, जवाब सही था आपका भी, और भी बाकी टुकड़ों में भी सही बता रहे हो जो बता रहे हो। ठीक है, तो याद रखोगे योग्य अध्याय आचार्य सुश्रुत की देन है वो, जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसा आज वो करते हैं ना कि प्रैक्टिस करते हो आप लोग कि भाई ये सूचनिंग कहाँ करनी है, तो अपना वो हॉस्पिटल में बेड वगैरह पे लोग करते रहते हैं गद्दों पे, तो वो सब सुश्रुत ने बहुत पहले बता दिया है चीज़ों को, कहाँ कहाँ अभ्यास करना है आपको। तो सूत्र 9 है योग्य अध्याय सुश्रुत, लिख लेना। सुश्रुत सूत्र 9, योग्य चैप्टर का नाम है योग्य। तो खैर, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट है वमन कर्म के पश्चात मुहूर्त भर आश्वासन दें, मतलब एक मुहूर्त व्यक्ति को बैठा के रखो कुछ टाइम कि भाई सब ठीक हुआ, अच्छे से हुआ। उसके बाद कह रहे हैं स्नैहिक व्रेचनिक उपशमनीय इन धूमपान का प्रयोग कराते हैं। स्नैहिक व्रेचनिक उपशमनीय, ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में कि वमन के बाद इनमें से कौन सा धूमपान कराया जाता है। तो याद रखना तीनों का नाम आया है, स्नैहिक व्रेचनिक उपशमनीय। है ना, हम लोग तो इसको रटते ही थे उस समय बसु करके, पीएसयू ऐसा। आगे देखेंगे। संसर्जन कर्म कराया जाता है इसके बाद। संसर्जन कर्म क्यों कराते हैं? अग्नि और प्राणों की रक्षा के लिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसने पढ़ा नहीं है संसर्जन क्रम। मैंने पढ़ाया रिसेंटली, जो ध्यान है सबने पढ़ रखा है। ठीक है ना। तो वो क्यों कराते हैं? अग्नि और प्राणों की रक्षा के लिए, बात ध्यान रखना, अग्नि के लिए भी प्राणों के लिए भी। नेक्स्ट आता है विरेचन कर्म। ये भी कब कराना है? सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, वही जो खाया था पच गया, बढ़िया से उठे सुबह। किससे कराएंगे? वमन कराने के लिए मदन फल था, विरेचन कराने के लिए त्रिव्रत होता है, याद रखेंगे। त्रिव्रत का कल यूज हो रहा है, कोई पूछ ले कभी कि कौन सी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो त्रिव्रत कल यूज कर रहे हैं। अक्ष मात्रा, अक्ष कर्ष का ही पर्याय होता है। कोई कहे आपसे कर्ष अक्ष तोला एक ही बात है। ठीक है, लिख सकते हो जिनको नहीं पता है पर्याय, कर्ष अक्ष तोला, क्योंकि जरूरी वाले पर्याय हैं। और ये बहुत जरूरी बात है कि विरेचन के बाद धूमपान वर्जित है। ठीक है। धूमपान का मेन पर्पज जो होता है, वात कफज व्याधियां होती हैं। और आप जानते हो विरेचन हम वात या कफ के लिए नहीं कराते, विरेचन किस लिए कराते हैं? पित्त के लिए कराते हैं, बात हुई थी हमारी। तो इसीलिए इसके बाद धूमपान नहीं कराते, वर्जित है। चरक सिद्धि स्थान, वहां पे ऐसा लिखते हैं कि वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन कराते रहना चाहिए आपको। ठीक है, और स्वेदन कराते रहना चाहिए, और इन कर्मों के अंत में स्नेहन कराना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी बात है कि वमन विरेचन करा रहे हो, मतलब ये कहने का कि वमन करा चुके हो, अब आपको विरेचन कराना है, तो ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई अभी तो कराया था हमने वमन, वमन कराने से पहले स्नेहन स्वेदन नहीं, कह रहा आप दोबारा से कराओ स्नेहन स्वेदन।
अब उसको फिर विरेचन कराओ। ठीक है। और लेकिन इन कर्मों के अंत में स्नेहन कराना चाहिए। कि मान लो आपने संशुद्धि करा दी इतनी, हवन करा लिया, विरेचन करा लिया। जैसे मेरे फादर हैं, अभी हम उनको लगातार, मैं उनको विरेचन योग ही दे रहा हूँ तब से, क्योंकि मेरे हिसाब से जठर रोग है, उदर रोग है ना। तो हम लोग पढ़ते ही हैं चिकित्सा सूत्र, सुन लिया जाए। मनीषा। हाँ जी सर। हम्म। उदर रोग चिकित्सा सूत्र सब याद करने को दिए थे, सबसे कह रखा है, एक भी बच्चा एक्सक्यूज नहीं दे सकता इसके अंदर। बहुत पहले याद भी करने को दिए थे, कहा था कभी भी सुनूंगा रैंडम। रवि। ऋतु है। ऋतु। सर वो नित्यमेव विरेचन। सिंपल सी बात है, नित्य में विरेचित है ना। तो उनको भी मैं लगातार विरेचन ही करा रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगता है विरेचन इतना दिन कराने के बाद कि अब उनकी बॉडी थोड़ा स्नेहन मांग रही है, मतलब कभी उस तरीके से सोचा नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हमको स्नेहन की जरूरत है। और हम कुछ स्नेहन की तरफ जा रहे हैं आजकल से, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ उसका रकम के लिए, है ना। तो ये होता है कि अंत में फिर आपको क्या कराना है, स्नेहन कराना है। कि इतना जो क्षय हो गया वो वात बढ़ चुका है, यहीं लिख लो आप, एक जरूरी पॉइंट है आपके लिए। देखो वात बढ़ने के कारण, आचार्य वाग्भट ने बताया स्पेशली, वायु क्यों बढ़ती है। लिखो दो कारण। लिखो मार्ग अवरोध और क्षय। मतलब आवरण कह लो उसको, आवरण क्षय चाहे मार्ग अवरोध क्षय, एक ही बात है। ठीक है। वायु का मार्ग जब भी रुकता है तो वायु बढ़ जाती है, और दूसरा जब भी क्षय होगा शरीर के अंदर, चाहे दोष निकाले हो आपने, संशोधन कराया हो, तो इन दोनों कारणों से वात बढ़ता है। अब उस बढ़े हुए वात के शमन करने के लिए यहाँ क्या करा रहे हैं अंत में, स्नेहन करा रहे हैं, उसी के लिए। आगे देखिए। नेक्स्ट आता है संशोधन कर्म। संशोधन कर्म, उसके लिए श्लोक दे रहे हैं। मलापहम रोगहरम बल वर्ण प्रसादनम, पीतवा, ये पीतवा है, पीतवा संशोधनम, सम्यक आयुषा युज्यते चिराम, ऐसा करके श्लोक है ये। तो इसमें कह रहे हैं संशोधन पीने के बाद क्या होता है कि ये मलों को हरता है, रोगों को हरता है, बल वर्ण को बढ़ाने वाला है। ठीक है। संशोधन पीने के बाद व्यक्ति जो है लंबी आयु जीता है। तो ऐसे संशोधन के लिए श्लोक दिया है चैप्टर के एंड में, नजर चाहो तो एक बार अच्छे से डाल लेना श्लोक में। मैं जरा एक बार देख लेता हूँ, बट इस चैप्टर में एक दो चीजें ऐड करानी हो सकती है मुझे। बस 2 मिनट दोगे। चलो कुछ खास है नहीं, कॉमन पॉइंट्स है। आगे देखिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। बल्कि एक काम करो, ब्रेक का टाइम भी हुआ, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है। टेस्ट आपको जो मैंने कहा था लेने को, वो संडे कर देते हैं, संडे को आपका टेस्ट ले दो, क्लास भी कर लेंगे, संडे में टेस्ट कर लेंगे। ठीक है। संडे को आपका टेस्ट है, तैयारी आप लोग की होगी, कहने की मुझे जरूरत नहीं है। 10 चैप्टर का ही लेंगे, 1 to 10। एक काम करते हैं, चलो बढ़ा देते हैं, ये चैप्टर 15 तक तो हो ही गया ना, तो 2 दिन है ही आपके पास, तैयारी आपकी है ही, तो 1 to 15 कर लेते हैं। टेस्ट थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, 1 से 15 कर लेते हैं, ठीक। तो अपन तैयारी कर लोगे, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। संडे में आपका टेस्ट है, इवनिंग में ही होगा, तो टाइम आपके पास रहेगा, आज का भी है, कल का भी है, और परसों का भी रहेगा, पूरे दिन आपके पास पढ़ने के लिए। थैंक यू। 10 मिनट्स।